दोस्तों, कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन मैंने पापा को स्कूल की पार्किंग में इंतज़ार करते पाया। बस से उतरते ही मैंने उन्हें देख लिया था। मैं उनसे लिपट कर बहुत रोई और पापा से कहा कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मम्मी को पता नहीं कैसे इस बात का पता चल गया। उस दिन के बाद वह ही स्कूल लेने और छोड़ने जाती। बातों बातों में मुझे उन्होंने कई बार जता दिया कि मेरी सुरक्षा को लेकर वह चिंतित रहती हैं। सच यह था कि वह चाहती ही नहीं थी कि पापा मुझसे मिले। मम्मी ने घर पर ही मुझे ट्यूशन लगवा दिया ताकि वह यह सिद्ध कर सके कि पापा से बिछुड़ने का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मम्मी ने मुझे हॉस्टल में डालने का फ़ैसला किया। इससे पहले कि मैं बोर्डिंग स्कूल में जाती, पता चला कि पापा से मिलवाने मम्मी मुझे कोर्ट ले जा रही हैं। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ क्या होने वाला है, पर इतना अवश्य था कि मैं वहाँ पापा से मिल सकती हूँ। मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा इस बार पापा से ज़रूर मम्मी की जी भर शिकायत करूँगी। मुझे क्या पता था कि पापा से यह मेरी आखिरी मुलाकात होगी। मैं पापा को ठीक से देख भी न पाई कि अलग कर दी गई। मेरा छोटा सा हरा भरा संसार उजड़ गया और एक बेनाम सा दर्द कलेजे में बर्फ बनकर जम गया। मम्मी के भीतर की मानवता और नैतिकता शायद दोनों ही मर चुकी थी, इसलिए वह कानूनन उनसे अलग हो गई। धीरे धीरे मैंने स्वयं को समझा लिया कि पापा अब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। उनकी यादें समय के साथ धुंधली तो पड़ गई पर मिटी नहीं। मैंने महसूस कर लिया कि मैंने वह वस्तु हमेशा के लिए खो दी है जो मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी थी। रह रह कर मन में एक टीस सी उठती थी और मैं उसे भीतर ही भीतर दफन कर लेती। पढ़ाई समाप्त होने के बाद मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली। वहीं मेरी मुलाकात संदीप से हुई, जो जल्दी ही शादी में तब्दील हो गई। संदीप मेरे अंतःस्थल में बैठे दुख को जानते थे। उन्होंने मेरे मन पर पड़े भावों को समझने की कोशिश की तथा आश्वासन भी दिया कि जो कुछ भी उनसे बन पड़ेगा करेंगे। हम दोनों ने पापा को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, पर उनका कुछ पता न चल सका। मेरे सोचने के सारे रास्ते आगे जाकर बंद हो चुके थे। मैंने अब सब कुछ समय पर छोड़ दिया था कि शायद ऐसा कोई संयोग हो जाए कि मैं पापा को पुनः इस जन्म में देख सकूं। घड़ी ने रात के 2 बजाए। मुझे लगा अब मुझे सो जाना चाहिए, मगर आंखों में नींद कहाँ। मैंने अलमारी से पापा की तस्वीर निकाली जिसमें मैं मम्मी पापा के बीच शिमला के एक पार्क में बैठी थी। मेरे पास पापा की यही एक तस्वीर थी। मैंने उनके चेहरे पर अपनी कांपती उंगलियों को फेरा और फपक कर रो पड़ी। पापा, तुम कहाँ हो? जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ। देखो तुम्हारी निकी तुम्हें कितना याद करती है। एक दिन सुबह संदीप अखबार पढ़ते पढ़ते कहने लगे, जानती हो आज क्या है? मैं क्या जानूं, अखबार तो आप पढ़ते हैं। मैंने कहा, आज फादर्स डे है। पापा के लिए कोई अच्छा सा कार्ड खरीद लाना, भेज दूंगा। आप खुशनसीब हैं जिसके सिर पर माँ बाप दोनों का साया है। कहते कहते मैं अपने पापा की यादों में खो गई और मायूस हो गई। पता नहीं मेरे पापा जिंदा हैं भी या नहीं। ऐसे उदास नहीं होते। कहते कहते संदीप मेरे पास आ गए और मुझे बाहों में भर कर बोले, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अखबारों में भी उनका विवरण छपवा दिया, पर अब तक कुछ पता नहीं चला। मैं रोने लगी। अब उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। इतने सालों में हमारी फ़ोटो और उनके चेहरे में बहुत अंतर आ गया होगा। मैं जानती हूँ मुझ पर ज़िंदगी कभी मेहरबान नहीं हो सकती। कहकर मैं वहाँ से चली गई। मेरी आशाओं के विपरीत 2 दिन बाद ही मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया। फ़ोन धर्मशाला के नज़दीक तपोवन के एक आश्रम से था। कहने लगे कि हमारे बताए हुए विवरण से मिलता जुलता एक व्यक्ति उनके आश्रम में रहता है।
यदि आप मिलना चाहते हैं तो जल्दी आ जाइए। अगर उन्हें पता चल गया कि कोई उनसे मिलने आ रहा है तो फ़ौरन ही वहाँ से चले जाएंगे। न जाने क्यों असुरक्षा की भावना उनके मन में घर कर गई है। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, सोचा तुम्हें सूचित कर दूँ बेटी। अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एहसान किया मुझ पर आपने फ़ोन करके। मैंने उसी समय संदीप को फ़ोन किया और सारी बात बताई। वह कहने लगे कि शाम को आकर उनसे बात करूंगा, फिर वहां जाने का कार्यक्रम बनाएंगे। नहीं संदीप, प्लीज़, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हम अभी नहीं चल सकते? मैं शाम तक इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी। संदीप फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, आता हूँ, तब तक तुम तैयार रहना। कुछ ही देर में हम लोग धर्मशाला के लिए प्रस्थान कर गए। पूरे 6 घंटे का सफ़र था। गाड़ी मेरे मन की गति के हिसाब से बहुत धीरे चल रही थी। मैं रोती रही और मन ही मन प्रार्थना करती रही कि वही मेरे पापा हों। देर तो बहुत हो गई थी। हम जब वहाँ पहुँचे तो एक हॉलनुमा कमरे में प्रार्थना और भजन चल रहे थे। मैं पीछे जाकर बैठ गई। मैंने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई और उस व्यक्ति को तलाश करने लगी जो मेरे वजूद का निर्माता था, जिसका मैं अंश थी, जिसके कोमल स्पर्श और उदास आंखों की सदा मुझे तलाश रहती थी और जिसको हमेशा मैंने घुटन भरी जिंदगी जीते देखा था। मैं एक एक चेहरा देखती रही, पर वह चेहरा कहीं नहीं मिला जो अपना सा हो। तभी लाठी के सहारे चलता एक व्यक्ति मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने ध्यान से देखा, वही चेहरा, निस्तेज आंखें, बिखरे हुए बाल, न आकृति बदली न प्रकृति। वजन भी घट गया था। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। यही थे मेरे पापा। गुजरे कई वर्षों की छाप उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। मैंने संदीप को इशारा किया। आज पहली बार मेरी आंखों में चमक देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। भजन समाप्त होते ही हम दोनों ने उन्हें सहारा देकर उठाया और सामने कुर्सी पर बिठा दिया। मैं कैसे बताऊं, उस समय मेरे होठों के शब्द मूक हो गए। मैंने उनके चेहरे और सूनी आंखों में इस उम्मीद से झांका कि शायद वह मुझे पहचान ले। मैंने धीरे धीरे उनके हाथ अपने कांपते हाथों में लिए और फपक कर रो पड़ी। पापा, मैं हूँ आपकी निकी, मुझे पहचानो पापा। कहते कहते मैंने उनकी गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी, जैसे बचपन में किया करती थी। प्रार्थना कक्ष के सभी व्यक्ति एकदम संज्ञाशून्य होकर रह गए। वे सब हमारे पास जमा हो गए। पापा ने धीरे से सिर उठाया और मुझे देखने लगे। उनकी सूनी आंखों में जल भरने लगा और गालों पर बहने लगा। मैंने अपनी साड़ी के कोने से उनके आंसू पोंछे। पापा, मुझे पहचानो, कुछ तो बोलो। तरस गई हूँ आपकी ज़बान से अपना नाम सुनने के लिए। कितनी मुश्किलों से मैंने आपको ढूंढा है। यह बोल नहीं सकते बेटी, आंखों से भी अब धुंधला नज़र आता है। पता नहीं तुम्हें पहचान भी पा रहे हैं या नहीं। वहीं पास खड़े एक व्यक्ति ने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा, क्या? मैं एकदम घबरा गई। अपनी बेटी को नहीं पहचान रहे हैं? मैं दहाड़ मार कर रो पड़ी। पापा ने अपना हाथ अचानक धीरे धीरे मेरे सिर पर रखा, जैसे कह रहे हो, मैं पहचानता हूँ तुमको बेटी, मेरी निकी। बस पिता होने का फ़र्ज नहीं निभा पाया हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना संतुलन बनाए रखा। अपार स्नेह देखा मैंने उनकी आँखों में। मैं कसकर उनसे लिपट गई और बोली, अब घर चलो पापा, अपने से अलग नहीं होने दूंगी। 15 साल आपके बिना बिताए हैं और अब आपको 15 साल मेरे लिए जीना होगा। मुझसे जैसा बन पड़ेगा मैं करूंगी। चलेंगे ना पापा? मेरी खुशी के लिए, अपनी निकी की खुशी के लिए। पापा अपनी सूनी आंखों से मुझे एकटक देखते रहे। पापा ने धीरे से सिर हिलाया। संदीप को अपने पास खींचकर बड़ी कातर निगाहों से देखते रहे, जैसे धन्यवाद दे रहे हों। उन्होंने फिर मेरे चेहरे को छुआ। मुझे लगा जैसे मेरा सारा वजूद सिमट कर उनकी हथेली में सिमट गया हो। उनकी समस्त वेदना आंखों से बह निकली। उनकी अति भावुकता ने मुझे और भी कमज़ोर बना दिया। आप लाचार नहीं हैं पापा, मैं हूँ आपके साथ। मुझे एकाएक न जाने क्या हुआ कि मैं उनसे चिपक गई। आंखें बंद करते ही मुझे एक पुराना भूला बिसरा गीत याद आने लगा।
सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।